गुड मॉर्निंग। क्या हम 2 घंटे एक साथ हैं आज? ऐसा क्यों हो गया? तो किसकी क्लास नहीं है आज? 2 घंटे क्यों हो सकती है? कहाँ रह गए सर आपके? कौन से सर है? लगाए उनको फोन लगा के पूछे आ रहे हैं कि सर शादी वादी करके आएंगे? हो सकता है, आ जाओ। किसका बर्थडे है? सब लोग क्लास के बाद रुक जाना। आईडी कार्ड लाओ सब लोग। तो रुक जाना, सब लोग नोट्स लेके आऊंगी मेरी से। बर्थडे पागल वाले के आवाज तो आई। बर्थडे है, अगर निमंत्रण हो तो उसको बुला। पूछते हैं सर से। सो रहा है सर। पता नहीं आगे होंगे क्या है, क्योंकि कोई बुक निकल रही है तो हो सकता है उसमें हो। उनकी करंट की बुक आएगी ना। चलो भाई, कहाँ तक कहानी हो गई थी कल? योजनागत प्रयास। लास्ट प्रयास कौन सा था योजनागत? भावांतर भुगतान योजना। एक और लिख लो, मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, ठीक है। ये 2016-17 की है। और इस योजना में क्या होगा कि सोलर पंप खरीदने के लिए सरकार सब्सिडी देगी, अनुदान, ठीक है ना। तो सोलर पंप हेतु अनुदान, ठीक है, अनुदान इसके अंतर्गत प्रदान किया जाता है, जिससे कि विद्युत की खपत बचेगी। चार्ज होगा, चार्ज के बाद चलेगा तो किसानों पर आने वाला जो व्यय है वो कम होगा, ठीक है। फिर आप देखोगे अगले, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, ये भी 2020 की है ये। और इसमें वर्तमान में 6,000 रुपए, पहले 4,000 रुपए थे, अब बढ़कर कितने कर दिए? 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं, ठीक है। जो हाँ, प्रति माह नहीं होगा, साल में। अच्छा, तो लूट लोगे सरकार को यार, है ना। 6,000 रुपए मुख्यमंत्री, और प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं। 12,000 रुपए तो सीधे मिलते हैं किसान को, ठीक है ना। तो वो क्राइटेरिया रहता है, उसके अंतर्गत ये रहता है। एक और लिख लो, राज्य मिलेट्स मिशन। राज्य मिलेट्स मिशन 2023 का है ये। इस बार पेपर में पूछा था इकोनॉमी में। राज्य मिलेट्स मिशन, इसके तहत क्या होगा कि श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, श्री अन्न को बढ़ावा। श्री अन्न का मतलब होता है को बढ़ावा देने के लिए। जैसे आप देखोगे कि ज्वार है, बाजरा है, कोदो कुटकी है, रागी है, ये क्या होते हैं? श्री अन्न होते हैं, मोटे अनाज होते हैं। इनको बढ़ावा देने के लिए आप देखोगे
ये राज्य मिलेट्स मिशन प्रारंभ आपका किया गया। ठीक है, तो आप देखोगे ये सारे प्रयास जो है एग्रीकल्चर को क्या है, बढ़ावा देने के लिए की। ठीक है, एक सेकेंड। हेलो सर, आपकी क्लास में है हम, तो बच्चे आपको याद कर रहे हैं और आप स्पीकर पे हैं। ये आपकी जो उधर लगती थी हॉल नंबर 2 में। ठीक है। हाँ, तो सारे बच्चे जो है मिस कर रहे हैं आपको। काम हो गया है? कौन सा वाला? अच्छा अच्छा, तो आप सेमिनार में हो? मतलब इंदौरी हो क्या? हाँ। अच्छा, बघेल एरिया में सेमिनार चल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने वही सोचा मैंने कि, और आपकी करंट की बुक कब तक आ रही है? दिसंबर तक आएगी। हाँ, नहीं बच्चे भी बोल रहे हैं हमको भी चाहिए, है ना? 15 तारीख से क्लास लोगे? चलिए चलिए, धन्यवाद सर। चलो, तो कहां तक पहुंचे हम लोग, बताइए? हो गया ना? तो ये कृषि के लिए चलाई जाने वाली क्या हो गई, योजना हो गई। इस प्रकार ये कृषि के काम करके आप देखोगे सरकार कृषि के लिए कार्य कर रही है और कृषि का विकास है, कृषि के लिए योजना। तो ये मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें क्या हुई आपकी, कंप्लीट। अब सिलेबस निकालो, सिलेबस खोलिए। सिलेबस 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 निकालिए सब लोग, और इसमें देखिए कि हम लोग कहां तक पहुंच गए। यहाँ आप एक बार सिलेबस निकाल लो पहले। सिंचाई परियोजना है, वो तो नदियों के साथ हो गई, वो बनाया था मैंने। ऐसा, चलो ठीक है, सिंचाई परियोजनाएं कर ले रहे हैं। उसके बाद क्या रहेगा, खनिज और ऊर्जा। उसके बाद उद्योग है। चलो भाई, फिर सिंचाई परियोजनाएं कर लो, और क्या। हेडिंग डाल दो, सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई परियोजनाएं, एक काम करें, बीच में थोड़ा ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक है आपकी में नहीं है? हाँ? मेरी क्लास के बाद है 11 बजे। तो सिंचाई परियोजनाएं पहले लिखोगे, वे परियोजनाएं जो नदी पर बांध बनाकर नहरों को निकालकर फसलों को जल पहुंचाती हैं, सिंचाई परियोजनाएं कहलाती हैं। सिंचाई परियोजनाएं कहलाती हैं।
सिंचाई परियोजनाएं क्या होती हैं? जो सिंचाई करेंगी, जो मतलब इनका मेन पर देखो, किसी भी नदी पर जब बांध बनाते हैं, बांध सुना है आपने, बांध जिसको बोलते हैं डैम, ठीक है। अब इस डैम को कई उद्देश्य से बना सकते हैं। आप विद्युत के लिए भी बना सकते हो, है ना, पर्पस देखना पड़ता है। आप उसको जो है किसी कोयले के लिए, कोई ताप विद्युत केंद्र है उसके लिए, वाटर के लिए, सप्लाई के लिए बना सकते हो, ठीक है ना। अब अगर किसी बांध को केवल उसमें मूल उद्देश्य क्या करना है, उससे सिंचाई, कि भाई ये बांध है, इस बांध के गेट होंगे और इससे कई सारी जो आपकी नहरें हैं वो क्या करी जाएंगी, निकाली जाएंगी, और फिर इन सब से पानी जो है अलग अलग क्षेत्रों को भेजा जाएगा, ठीक है। तो ऐसी परियोजनाओं को बोलते हैं सिंचाई परियोजना। और देखो आज के समय में सिंचाई कितनी महत्वपूर्ण है, अभी हम इससे पहले पढ़ के निपटे थे। हमारे यहाँ पर वर्तमान में अभी आप देखोगे मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है सिंचित, बताइए कितना है, जिसको बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर करना है, 45। मध्य प्रदेश में 45 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है, और जिसे आगे बढ़ाकर हमको कितना करना है, 65 लाख हेक्टेयर, हाँ करना है। स्टार, नीचे स्टार बना के लिख लो, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 45 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है, हेक्टेयर भूमि सिंचित है, जिसे बढ़ाकर जिसे बढ़ाकर जिसे बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर करना है। अब देखिए एक चीज को समझिए, जो सिंचाई परियोजनाएं होती है ना, वो 3 प्रकार की होती है। ऐसे बना लो, सिंचाई परियोजना, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सिंचाई परियोजनाएं ना 3 प्रकार की होती है। एक होती है बृहद सिंचाई परियोजना, बृहद सिंचाई परियोजना। एक होती है मध्यम सिंचाई परियोजना, और एक होती है लघु या सूक्ष्म सिंचाई परियोजना। तीन प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं हैं। अब इनके नीचे क्या क्या होती है, प्रकार है ना, ये आ जाएगा। सिंचाई परियोजनाओं के प्रकारों का वर्णन करें, 3 प्रकार की। पहला कौन सा है बताइए, हाँ देखोगे 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक, 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक, 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि सिंचित भूमि के लिए बनाई गई, 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि सिंचित भूमि के लिए बनाई गई परियोजनाओं को बृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। मतलब ये कि हम लोगों ने, देखो सरकार ने तय किया कि भाई एक एरिया कर लिया कि ये सिंचाई परियोजना इतने क्षेत्र को, और अगर उसका क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर या उससे ज्यादा है तो उस सिंचाई परियोजना को किसके अंतर्गत रखेंगे, बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। तो आपको याद रखना, ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है कि बृहद सिंचाई परियोजना कितने हेक्टेयर या उससे अधिक सिंचाई करती है, तो 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक क्या करती है, सिंचाई करती है। उसी के नीचे दूसरा पॉइंट,
इसमें बड़ी नहरें और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। इसमें बड़ी नहरें और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। हाँ, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। एक पॉइंट और लिखोगे इसी में, वर्तमान में 42 बृहद सिंचाई परियोजनाएं 42 बृहद सिंचाई परियोजनाएं कार्य कर रही हैं। जिनसे 14.3 लाख हेक्टेयर भूमि 14.3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। समझ गए? तो ये समझे कि नहीं कि बृहद सिंचाई परियोजनाएं क्या होती है? ठीक है ना, बोल के बताओ क्या क्या होंगी। जैसे अगर 2 नंबर में आ जाए बृहद सिंचाई परियोजना, वे सिंचाई परियोजनाएं जो 10,000 हेक्टेयर भूमि या उससे अधिक क्षेत्रफल को सिंचित करती हैं, बृहद सिंचाई परियोजनाएं कहलाती हैं। मध्य प्रदेश में ऐसी कितनी है? 42 बृहद सिंचाई परियोजनाएं जो हमारे लगभग 14.5 लाख हेक्टेयर भूमि को क्या कर रही है? सिंचित कर रही है। ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में चंबल घाटी परियोजना, फॉर एग्जाम्पल के रूप में नर्मदा घाटी परियोजना, ये सब क्या है? बृहद सिंचाई परियोजना है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देना चाहो तो चंबल घाटी परियोजना जैसे करके लिख लो, चंबल घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, ठीक है ना, ये सब बृहद सिंचाई क्या है? आपकी परियोजना है। अब सेकंड वाले पर आते हैं, क्या नाम है बताइए? मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम लिखोगे, वे परियोजनाएं जो 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच, वे परियोजनाएं जो 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच भूमि को सिंचित करती हैं। भूमि को सिंचित करती हैं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कहलाती हैं। मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कहलाती हैं। इसमें छोटी नहरों को सम्मिलित किया जाता है। लिखोगे एक पॉइंट और इसी में, वर्तमान में 113 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 13 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और 61 कार्यरत हैं। 61 कार्यरत हैं। लिख लिया? अब इसमें एग्जांपल लिखने की जरूरत, एक पॉइंट ऐसे लिख लिया, छोटी नहरें इसी में आती हैं। लिख लिया? चलो अब इधर आ जाओ, लघु लिखोगे 2000 हेक्टेयर से कम
2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित वाली परियोजनाएं, कृषि योग्य सिंचित वाली परियोजनाएं लघु सिंचाई परियोजनाएं कहलाती हैं। लिखोगे मध्य प्रदेश में 381 लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। कितनी है? 381। एक पॉइंट और, इसके अंतर्गत कुएं, तालाब, नलकूप, इसके अंतर्गत कुएं, तालाब, नलकूप आदि को सम्मिलित किया जाता है। कुएं, तालाब, नलकूप आदि को सम्मिलित किया जाता है, समझ गए? अब 7 नंबर में आएगा तो लिख दोगे कि मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल जो मध्यम वाली में एग्जाम्पल लिख लो। मध्यम वाली में जैसे हलाली नहर लिख लो, हलाली नहर, भांडेर नहर, सिंध नहर आदि। ठीक है ना? अब कंप्लीट है, तीनों को लिख दोगे। देखो मोटा मोटा क्या समझ में आया? 10,000 हेक्टेयर जो परियोजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचित करती है वो क्या कहलाएंगी? बृहद। और जो 2 से किसके बीच? 10 के बीच वो क्या कहलाएंगी? मध्यम। और जो 2 हेक्टेयर से कम वो क्या कहलाएंगी? लघु। इसमें कुएं, नलकूप जो आम किसान निजी वाहनों से करता है, निजी साधनों से करता है, वो कहलाते हैं लघु। कर लोगे? ये 3 प्रकार। अब देखो इनको तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। नहरें तो मैंने लिखवा दी शायद आपको, देखना नहरों वाला सिंचाई पड़ी, जब नहरों वाले चेक करना। मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरें, फ्लो चार्ट बनवाया था कि नहरों का? वो बनवाया है। देखो पेज पलटो तुम, एक पेज और पलट, पीछे पीछे पीछे, एक और ये वाला नीचे। अब हमको कुछ बृहद सिंचाई परियोजना है उनको देखना है। चलो हेडिंग डालो, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का वर्णन। प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का वर्णन। अब पहले आती है चंबल घाटी परियोजना। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे चंबल घाटी परियोजना। ठीक है, तो किसी भी परियोजना को कैसे लिखते हैं वो समझ लो आप। सबसे पहले आप बताओगे उसके बारे में एक भूमिका बनाओगे। ठीक है, दूसरा स्थिति, निर्माण। ठीक है, उसके बाद उसके उपखंड बताओगे कहां कहां पर है। फिर उस परियोजना का महत्व, समस्याएं,
इस रूप में बताना रहता है। मैप के थ्रू भी बता सकते हो आप थोड़ा सा चाहो तो, क्योंकि चंबल घाटी परियोजना कौन सी नदी पर होगी? चंबल नदी पर होगी। यहां पर गांधी सागर बांध है, यहां पर राणा प्रताप सागर, और यहां पर जवाहर सागर है ना, ये गांधी सागर है। इसी को बोलते हैं ये चंबल घाटी परियोजना। यहां पर बनी राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर। तो सबसे पहले अपन भूमिका से स्टार्ट करेंगे। भूमिका में क्या बताएंगे कि यह एक बृहद सिंचाई परियोजना व बहुउद्देशीय, लिख लो परियोजना, लिखोगे यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो चंबल और उसकी सहायक नदियों पर निर्मित है, जो उसकी चंबल और उसकी सहायक नदियों पर निर्मित है। अब इसकी स्थापना डैश करो, स्थापना देखोगे 1953-54 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भागीदारी इसी के नीचे, भागीदारी डैश करके लिखोगे। दो राज्यों की भागीदारी है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान, दो राज्यों की प्रॉपर इनकी भागीदारी रही है। अब बीच में आओगे, बीच में लिखो, बीच में उपखंड। भाई बांध तो बनाएंगे ना, नदी पे फिर पानी कैसे आएगा? उपखंड। तो आप देखोगे इस नदी पर 3 उपखंड बने। उपखंड मतलब भाग उसके, ठीक है। तो पहला उपखंड कौन सा है? गांधी सागर, ये मंदसौर में है भाई। एक 115 मेगावाट इसकी क्षमता है। उसके बाद राणा प्रताप सागर, ये चित्तौड़ कहां पड़ता है? और राजस्थान में 172 मेगावाट। उसके बाद जवाहर सागर, जवाहर सागर की बात करें तो ये कोटा में, और 99 मेगावाट। अब इसमें भी ये सब अलग अलग बने हैं। जैसे इसकी स्थापना हुई है 1954 में, है ना, बन के मतलब स्थापना, जबकि काम चालू हुआ
मतलब 1960-61 में, ठीक है। और इसकी स्थापना राणा प्रताप की 1970 है और इसकी 1971 है। हालांकि इतनी डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी बस ऐसे देख लेना आप लोग। लिख लिया ना? हम्म, लिख लिया? ये मैन है, इसको बनाना पड़ेगा तभी नंबर मिलेंगे। फिर इन्हीं से तो नहर वगैरह ये सब डैम होते हैं बड़े बड़े। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इनको खेतों में छोड़ देंगे, है ना, नहीं तो हालत ही खराब हो जाएगी। ये बड़े डैम होते हैं, है ना। जैसे आप कभी जाओगे ना तो ऐसे पूरे बड़े डैम बनाए जाते हैं पूरा, और डैम होते हैं। फिर इन डैमों के यहाँ पर गेट लगे होते हैं, देखोगे आप, तो फिर अंदर से इन गेटों को खोला जाता है, तब इनसे पानी निकलता है। तो पानी फिर नहरों के माध्यम से बड़ी बड़ी यहाँ क्या जोड़ी जाती है, नहरें, नदियाँ टाइप की, वो निकल के सिंचाई करती है। कभी किसी डैम पे घूम के आओ आप लोग, है ना, गए हो कि नहीं गए हो? तो घूमो कर क्या रहे हो जीवन में, थोड़ा बहुत जीवन और बचा है घूम लो थोड़ा सा, है समय मिला करे तो अपने आसपास, आसपास होते ही है बहुत सारे। जाओ देखो डैम कैसे होते हैं, फिर डैम से नहरें कैसे निकली हुई हैं, फिर उनसे छोटी नहरें निकली हैं, उनसे और नहरें निकली हैं, ऐसे पूरा जाल बिछा होता है। तो एक नहर, एक मेन नहर होती है, मेन नहर से सब नहर निकली होती है, ऐसे पूरा होता है। तब जाके इतने गांव में सिंचाई तक, क्योंकि भाई आप बड़ी नहर को निकालोगे तो एक ही रास्ता होगा ना उसका, तो फिर आसपास के गांव में कैसे, तो इनसे छोटी नहरें निकलती हैं, फिर उनसे और नहरें निकलती हैं, फिर कभी कभी इतनी इतनी बड़ी नहरें आ जाती हैं। तो ऐसे पानी आता है, अलग अलग नहरों का जाल होता है, ऐसे छोटी नहर, बड़ी नहर, फिर बड़ी नहर, फिर बड़ी नहर, फिर सब ये सब कनेक्टेड होती है डैम से। ऐसे पूरा काम चलता है नहरों का। कभी आप प्रो फार्मा देखोगे ना नहरों का, अगर पीडब्ल्यूडी विभाग में जाओगे आप, तो उसमें आप बोलना कि नहरों कैनाल का कोई हमको नक्शा दिखाइए, तब बताएंगे वो। एक डैम, डैम से बड़ी बड़ी नदियों टाइप की नहर है, फिर उनसे छोटी छोटी नहर है, फिर उनसे छोटी, पूरे क्षेत्र को वो कवर कर लेती है। अब देख लेते हैं ऐसे करके लाभ और कुछ समस्याएं। एक दो लाभ, लाभ तो पता ही है तुमको क्या होगा, समस्याएं भी होंगी। लिखोगे गांधी सागर, गांधी सागर परियोजना से, गांधी सागर परियोजना से 11 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। 11 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। लिख लिया? दूसरा, इन परियोजनाओं से बाढ़ नियंत्रण, पेयजल और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलता है। पेयजल और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलता है। पेयजल और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलता है। देखो चंबल घाटी परियोजना से कुल 386 मेगावाट, चंबल घाटी परियोजना से कुल 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। विद्युत का उत्पादन होता है।
देखोगे, बांधों के निर्माण से मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। लिख लिया? समस्याएं लिख लो। ये परियोजनाएं विस्थापन और पुनर्वास के संकट, विस्थापन व पुनर्वास के संकट को बढ़ावा देती है। संकट को बढ़ावा देती है। दूसरा पॉइंट लिखोगे, जैव विविधता को नुकसान, जैव विविधता को नुकसान होता है। अगला, पर्यावरणीय और मानवाधिकार, पर्यावरणीय नुकसान और पर्यावरणीय नुकसान और मानवाधिकार के मुद्दे। पर्यावरणीय अधिकार व मानवाधिकार के मुद्दे। तो ये हो गई आपकी कौन सी वाली, 7 नंबर में आएगी, लिख दोगे, चंबल घाटी परियोजना। देखो नॉर्मल अगर आ जाए चंबल घाटी परियोजना क्या है ना, इसके महत्व को बताइए, तो जो आए वही लिखना है, ठीक है ना, जैसा पूछा जाए पेपर में वैसा लिखना है। अगर 2 नंबर में आ जाए चंबल घाटी परियोजना तो बता देना कौन सी नदी पर है आपका ये, चंबल, मुख्य रूप में तो चंबल ही है। अब आ जाओ नर्मदा घाटी परियोजना, नेक्स्ट नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना सेम तरीके से लिखना है, तरीका सीख लो बस एक बार। एक इनका परिचय देना बढ़िया, इनकी स्थापना, भागीदारी, उपखंड, ठीक है, लाभ और समस्याएं। लाभ और समस्याएं लगभग एक जैसी होती है, ठीक है ना। लास्ट में निष्कर्ष, और मैप बनाना चाहो तो अपने हिसाब से आप लोग मैप बना दिया करो कि एक्स्ट्रा में एक पॉइंट ये हो जाएगा। मतलब ये इतनी बातों का आना जरूरी है ना, चाहे आप भले ही अलग अलग हेडिंग डाल के ना लिखो, पर बातें यही आना जरूरी है, तब एक परियोजना अच्छी मानी जाती है। नर्मदा घाटी परियोजना बना लेना इसको, इससे आपको लिखने में सरलता रहेगी। तो आपको मालूम है कि नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर जिस परियोजना का निर्माण किया गया है उसको क्या बोलते हैं, नर्मदा घाटी परियोजना बोलते हैं। सुन लो पहले। और आप देखोगे कि ये परियोजना जो है 1984 से प्रारंभ हो गई थी। कब से हो गई थी? 1984, इंदिरा गांधी के समय से। और हमारे यहाँ पर आपको मालूम है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में निकलती है। इस पर इंदिरा गांधी सागर परियोजना है ना, और आप देखोगे ओंकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, और आप देखोगे कि सरदार सरोवर परियोजना। ये तो बड़ी परियोजना है। इसके अलावा अन्य छोटी और मध्यम परियोजनाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पर नर्मदा घाटी परियोजनाओं पर 29 बड़ी, 135 मध्यम और 3000 लघु परियोजनाएं क्या है इस पर निर्मित की गई। ये देश की बहुत बड़ी जो है नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है।
ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई आप देखोगे नदी, इसी नर्मदा नदी घाटी परियोजनाओं से होती है। और ये इसमें केवल एमपी की भागीदारी नहीं है, एमपी के साथ आप देखोगे इसमें गुजरात की भागीदारी भी है, महाराष्ट्र की भी भागीदारी है और राजस्थान की भी। जैसे आप देखो सरदार सरोवर परियोजनाओं में तो चारों की भागीदारी आपकी है और ये हमारे यहाँ सिंचाई करती है। तो परिचय से स्टार्ट करेंगे हम लोग। परिचय लिखोगे बहुउद्देशीय कार्यों को संपन्न करने के लिए, बहुउद्देशीय कार्यों को संपन्न करने के लिए बहुउद्देशीय कार्यों को संपन्न करने के लिए नर्मदा घाटी परियोजना को प्रारंभ किया गया है। नर्मदा घाटी परियोजना को प्रारंभ किया गया है। किया गया है। अब बहुउद्देशीय कार्य क्या मतलब, एक कार्य नहीं होगा, बहुत सारे काम। देखो जैसे आप मान लो एक परियोजना, एक जैसे कोई भी बहुउद्देशीय क्या होती है मैं आपको बताता हूं। बहुउद्देशीय घाटी, घाटी इसलिए लगा देते हैं क्योंकि घाटियों में बनती है। नदियां बेसिकली कहाँ बहती है? घाटियों में। तो आप देखोगे क्या क्या हो सकते हैं, नॉर्मल समझो। जैसे सबसे पहले तो आपको मालूम है विद्युत, विद्युत का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। फिर आपको मालूम है सिंचाई, यहाँ से बांध बनाकर नहरें निकाल कर क्या कर दें? सिंचाई। देखो अगर सिंचाई करनी है तो आपको नहरें निकालनी पड़ेंगी, गेट खोलने पड़ेंगे। कई ऐसे बांध होते हैं जिनके गेट नहीं होते, तो वहां आप सिंचाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर आप पेयजल क्या कर सकते हैं? पेयजल किसी भी सिटी को या गांव को आप वहां से वाटर सप्लाई कर सकते हो, वाटर पावर प्लांट लगा के, ठीक है। फिर आप देखोगे कि मत्स्य पालन, बताइए क्या हो सकता है? मत्स्य पालन हो सकता है। फिर वहां पर पर्यटन, एक बहुउद्देशीय परियोजना से क्या कर सकते हैं? पर्यटन। भाई बांध को घूमने जाते हैं कि नहीं? कई सारे लोग जाते हैं देखने के लिए, इको पर्यटन मान लो उसको, जा रहे हैं आराम से देख रहे हैं, बांध बना हुआ है, कई सारे जीव जंतु हैं, है ना, कई सारे वहां पर जीवों को संरक्षण दे देते हैं। कई बार आर्द्र भूमि, जैसे तवा जलाशय, कौन सा जलाशय? तवा जलाशय को आप लोग देखोगे तो अभी हाल ही में आर्द्र भूमि स्थल का क्या मिल गया है? दर्जा मिल गया। इसके अलावा ये आप देखोगे बाढ़ नियंत्रण में सहायक होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बाढ़ नियंत्रण कैसे? जैसे मान लो कि नदी, तीव्र वर्षा हो गई, नदी भयंकर बह रही है, तो नदी का जल जो है रोककर बांध में, उसमें बांध को भर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बाढ़ नियंत्रण, हालांकि संकट भी है, बांध भी भर गया फिर टूटने का खतरा रहता है, तो वो उसके साइड इफेक्ट भी है। इसके अलावा मृदा कटाव को रोकता है। किसको रोकता है? मृदा कटाव। भाई नदी की स्पीड कम हो जाएगी तो आप देखोगे कि जो मृदा तीव्र गति से कट रही थी, वो मृदा कटना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ध्यान रखना। तो ऐसे इसीलिए आप देखोगे इन सब के कारण इसको क्या बोला जाता है बताइए? बहुउद्देशीय परियोजना। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, कि हमारे आधुनिक भारत के मंदिर है कौन? बहुउद्देशीय घाटी परियोजना। जैसे मंदिरों के भी कई सारे उद्देश्य होते हैं ना, मंदिरों में जाते हैं, शांति मिलती है हमको, अध्यात्म की संतुष्टि होती है, मंदिरों में बैठ के हम ईश्वर से एक साक्षात्कार कर पाते हैं, मंदिर शिक्षा देते हैं, मंदिर धार्मिक कार्य करते हैं। एक मंदिर कितने सारे काम करता है। तो मंदिरों का हमारे जैसे जैसे आज के समय में जो काम 10 संस्थाएं करती हैं, प्राचीन काल में वह काम केवल और केवल कौन करता था? मंदिर करता था। शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन, प्रशिक्षण, वेद और साहित्य का संरक्षण, गांव की भूमि का संरक्षण, जल का संरक्षण, सीमा का निर्धारण, रेवेन्यू कलेक्शन, ये सब काम पहले कौन करता था? मंदिर करते थे। आज भी आप देखोगे गांव में मंदिरों के पास अपनी जमीन होती है कि नहीं? खुद का एक तालाब होता है मंदिरों के पास। तो पहले मंदिरों के बहुत सारे काम हुआ करते थे। ऐसे ही आप देखोगे इनकी बहुउद्देशीय काम सारे, इसीलिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का क्या कहते हैं? मंदिर। कहीं पर कोट करके लिख लेना, कहीं अगर जगह हो तो ऊपर लिख लो, जवाहरलाल नेहरू डैश बहुउद्देशीय परियोजना है आधुनिक भारत का मंदिर। जवाहरलाल नेहरू डैश
जवाहरलाल नेहरू डैश बहुउद्देशीय परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर। आधुनिक भारत के मंदिर। कभी आ जाए कि जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसे प्रदान की है, तो बहुउद्देशीय घाटी परियोजना हो गया, बहुउद्देशीय परियोजना हो गई। यह ऐसे आ जाए बहुउद्देशीय परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर, यह कथन किसका है, तो किसका है, जवाहरलाल नेहरू का। समझ गए ना कितनी उपयोगिता है इनकी जीवन में, देख रहे हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। यह परियोजना आगे, यह परियोजना नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर निर्मित है। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर निर्मित है। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर निर्मित है। किस पर है बताओ, सहायक नदियों पर निर्मित है। प्रारंभ लिख लो, 1984 में इस परियोजना का शुभारंभ हुआ। और इस पर आगे लिख लो, और इस पर 29 बड़े बांध, 29 मतलब 29, 29 बड़े बांध, 135 मध्यम बांध, 135 मध्यम बांध और 3000 छोटे बांध, 3000 छोटे बांध मुझे लगता है इसमें उजीला कम है, इस साइड की चालू नहीं है क्या, ये दोनों, हाँ कहीं ना कहीं उजीला कम लग रहा है। ये दोनों भी चालू करवाओ बोल के, अभी मैनेजमेंट आए ना, डायरेक्ट क्या मांगने आई थी, बोले पहले इसको चालू करवाओ तुम, तब देंगे हम। हाँ, ये दोनों चालू होनी चाहिए। उनसे ये बोलना कि हमको अंधेरा, मुझे लग रहा है, मुझे ये लगा है तब भी कम लग रहा है, तुम लोगों को तो लग ही रहा हो। थोड़ा गेट खोल लो थोड़ा सा, तो सांस नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा सा खोल दो, हवा आएगी। अभी धूप नहीं आई है ना, हाँ ऐसे देखो, गेट खोल लिया करो भाई, क्यों, कितना अच्छा लग रहा है। नहीं तो ये भी बंद है, फिर सांस कहां से लेंगे हम लोग। चलो आगे, 3000 इस पर क्या है, छोटी बात। अब उपखंड लिख ले, इसके उपखंड कौन कौन से, तो उपखंड कैसे लिख सकते हैं अपन लोग, चाहे तो ऐसे लिख लो, है ना। 5 उपखंड है। पहला इधर से चलते हैं अपन लोग, इस साइड से चलते हैं, तो या ऐसे लिख लो, पहला इंदिरा गांधी सागर, इंदिरा गांधी सागर बांध, इंदिरा गांधी सागर बांध, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में पुनासा लिख देना, इसका पुराना नाम क्या बताइए, पुनासा बांध है मूल है। बाद में इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था 1984 में, और ये खंडवा में है। कहाँ पर है बताइए, 1000 मेगावाट, क्षमता कितनी है इसकी, 1000 मेगावाट। उसके बाद ओंकारेश्वर,
ओंकारेश्वर बांध, ठीक है, ये भी खंडवा में है भाई, और 520 मेगावाट क्षमता है। कितनी क्षमता बताइए? 520 मेगावाट। उसके बाद महेश्वर बांध, इसी को परियोजना बोल देते हैं, इसी को बांध बोल देते हैं, तो कोई लोड नहीं लेना है। महेश्वर परियोजना, महेश्वर बांध एक ही बात है ना। ओंकारेश्वर परियोजना, ओंकारेश्वर बांध एक ही बात है, ये बांध पे ही तो परियोजना है, समझ रहे बात को। तो ये कहां पर है? खरगोन, खरगोन के महेश्वर में। महेश्वर गए हो कि नहीं तुम लोग? ठीक है, ले चलेंगे तुम लोगों को। और ये है 450 मेगावाट। हो गया। फिर सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध या परियोजना, ये गुजरात में है, लेकिन भाई हमारे यहाँ नहीं। कहाँ पर है? गुजरात में, और लगभग 1450 मेगावाट इसकी क्षमता है। 1450 मेगावाट इसकी क्षमता है। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, या इससे लिख लो शॉर्ट में बरगी परियोजना, बरगी परियोजना, इसी का नाम है एक और, क्या? अवंतीबाई। अवंतीबाई का नाम सुना है आपने? अवंतीबाई जो 1857 की क्रांति की ये वीरांगना है, ये इनकी रियासत थी रामगढ़। कहाँ की शासिका थी? रामगढ़ की शासक। और ये 100 में, ये जबलपुर में है, जबलपुर में 100 मेगावाट। ये आ चुका है प्रश्न, बरगी परियोजना कहां पर है? कहां पर है ये? जबलपुर में है। अच्छा, बरगी एक नदी है, आपको बताऊं मैं, और ये नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? हाँ, नर्मदा की सहायक नदी है बरगी, उसी पर बनी है, याद रखना। समझ गए कि नहीं? चलो, 1984 में, हाँ, इसी को, हाँ परियोजना है ना, बिल्कुल। लिख लिया? पैराग्राफ चेंज करो, लिखोगे सरदार सरोवर परियोजना में, सरदार सरोवर परियोजना में सरदार सरोवर परियोजना में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की भागीदारी है, की भागीदारी है। एक पॉइंट और लिखोगे, नर्मदा घाटी परियोजना लगभग 28 लाख हेक्टेयर भूमि, 28 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करती है। अट्ठाईस लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करती है, अंडरलाइन कर देना। मतलब मध्य प्रदेश की आधा सिंचित क्षेत्र तो कौन कर रहा है? आप देखोगी, नर्मदा घाटी परियोजना कर रही। नेक्स्ट, अगला, मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, अलीराजपुर, मंडला, जबलपुर, बड़वानी, मंडला, जबलपुर, बड़वानी, धार, आदि जिले लाभान्वित होते हैं। आदि जिले लाभान्वित होते हैं। लिख लिया? एक पॉइंट और लिख लो, यह परियोजना
मध्य प्रदेश में पेयजल, विद्युत निर्माण, पेयजल, विद्युत निर्माण, पेयजल, विद्युत निर्माण, मत्स्य पालन, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब एक पॉइंट और लिख लो, हालांकि इससे, एक और पॉइंट लिखो, हालांकि इससे पर्यावरणीय, विस्थापन, पर्यावरणीय, विस्थापन, भूकंप, भूकंप जैसी समस्याएं निर्मित हुई हैं, जिसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। पैराग्राफ चेंज। किंतु मध्य प्रदेश के विकास में इस परियोजना का अतुलनीय योगदान है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सिंचाई और कृषि सिंचाई और कृषि इससे लाभान्वित होते हैं। सिंचाई व कृषि इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है, 10 मिनट का लेंगे अब ब्रेक। ठीक है, मैं भी कुछ खा पी के आ रहा हूँ, तुम भी अपना अपना देख लो, है ना। फिर आता हूँ मैं, है 5-10 मिनट से आ रहा हूँ। अभी 10:04 बज रहे हैं, मतलब 10:04 हो रहे हैं। 10:10 से स्टार्ट, 10:15 तक स्टार्ट करें। जो भी लाए हो निकाल लो। दिवाली का खत्म कर दिया क्या? कितने खाते हो यार तुम लोग? अब खिलाया भी तुम लोगों ने, तो लाके अकेले खा लिया। ये तो कोई अच्छी बात नहीं। लड्डू लाए थे, खा लिए।